हेलो दोस्तों, बियॉन्ड द हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समृद्ध गांव के सभी निवासी सिर्फ एक ही रात में हवा या जमीन में पिघल जाते हैं, ऐसी आप कल्पना कर सकते हैं? जवाब ना ही होगा। लेकिन अनजान रहस्यों से भरे इस वीडियो को सुनकर आप अपना जवाब बदलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ऐसा हुआ है और जहां हुआ है उसे साबित करने के लिए उस गांव में भूतों की संख्या काफी है। हम बात कर रहे हैं रंग बिरंगे राजस्थान की। यहाँ एक तरफ शानदार महल है तो दूसरी तरफ सदियों से वीरान पड़े किले। एक और आधुनिक नगरों का वैभव है तो दूसरी ओर एकाकी नगरों और गांवों के इतिहासों के अवशेष है। राजपूतों की यह भूमि जितनी सुखी दिखती है उतनी सुखी नहीं है, क्योंकि सूखी रेत की मोटी परत में यह क्षेत्र कई रहस्य छुपाकर बैठा है। ऐसा ही एक रहस्यमय गांव यानी कि कुलधरा। क्या आपने यह गांव का नाम कभी सुना है? अगर आपने यह गांव का नाम कभी सुना नहीं है तो चिंता न करें। आज हम कल्पना एक्सप्रेस में बैठकर वहां रूबरू होने जा रहे हैं। बरसों पुराने अतीत को खोजकर उस रहस्य तक पहुंचने वाले हैं जिससे यह गांव वीरान और शापित हुआ। अगर आप इस बेहद रोमांचक वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और सुनते हैं और विचारों के भंवर में फंस जाते हैं तो यह हो सकता है कि अदृश्य शक्ति का मनोमन आपको भी दर्शन हो जाए। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। कई लोगों की रातों की नींद हराम करने वाला राज आज अब खुल रहा है। कुलधरा जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थित गांव है जहां मानव निर्वास वर्जित है। दोस्तों, यह गांव राजस्थान में पर्यटकों और असामान्य गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय मंतव्य स्थान है। कई पत्रकार और वैज्ञानिक यहां इस उम्मीद में पड़े रहते हैं कि कहीं न कहीं कोई कड़ी मिल जाएगी और कुलधरा का असली राशिफल दुनिया के सामने रखा जाएगा। साल था 1291 का। राजस्थान में थार का रेगिस्तान इलाका भीषण धूप में झुलस रहा था और बदले में लू भी लग रही थी। जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर ऊंटों के कदमों की भांति भी बन रही थी। पहाड़ी क्षेत्र से पलायन करने आया एक छोटा सा कारवां रेगिस्तान की ओर आगे बढ़ रहा था। उसका लक्ष्य रहने के लिए नई जगह खोजने का था। लगातार यात्रा से तंग आकर कारवां आराम करने के लिए एक जगह पे रुक गया। तेज धूप शरीर को जला रही थी। उनके पास जितना पानी था वो भी अब पूरा होने को आया था। अब कहीं से पानी को तो लाना ही था, लेकिन ऐसे भीषण रेगिस्तान में पानी कठिन बात है। हालांकि अगर मवेशियों के झुंड को यह शिविर लगाना होता, उनको पानी के लिए तलाश में कारवां के आगेवान ने एक आदमी को भेजा। हालांकि संभावना कम थी। आधे घंटे तक रुकने के बाद वह आदमी दौड़ता हुआ वापस आया। उसके हाथ खाली होते हुए भी उसके चेहरे पर बहुत उत्साह था। मुखिया ने पानी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि थोड़ी दूर पानी से छल्लोछल भरी हुई एक नदी बह रही है। बेड़े के प्रत्यक्ष दर्शन के चेहरे पर अविश्वसनीय के साथ आश्चर्य भी था। पसीने की एक बूंद जमीन पर जैसे ही गिरे कि तुरंत ही बाष्पित हो जाने, ऐसी जगह पर इतना सारा पानी मैं मानता नहीं। हालांकि वह आदमी अडिग था, इसलिए उन पर सभी ने विश्वास किया। नायक और कारवां में सवार कुछ लोग अपना माल सामान वहीं छोड़कर मौके के स्थान पे पहुंचे। यहाँ जाते वक्त उन्हें जो नज़ारा देखा वो वाकई में रेगिस्तान में अजीबोगरीब जैसा था। सामने पानी से भरी एक नदी बह रही थी। सभी ने पानी पिया और थोड़ा पानी अन्य प्यासियों सहयोगियों के लिए भी लिया। दोस्तों, अब ये कारवां वहीं पे रुक गया। हालांकि असली जादू तो जिप्सम का था। जिप्सम को गुजराती में चिरोड़ी के रूप में भी जाना जाता है। यह तत्व कुलधरा की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में था। जिप्सम पानी को एक निश्चित गहराई तक स्टोर करती है और इसे गहराई तक नहीं जाने देती है, इसलिए यह पानी के भंडार के लिए उपयोगी है। कुलधरा में यह व्यवस्थित कुदरती थी। अनिश्चित काल तक चलने के बजाय
कारवां ने वहीं रुकने का फैसला किया। ये लोग ब्राह्मण थे, ऊपर से पाली के निवासी थे, इसलिए उन्हें पालीवाल ब्राह्मण के रूप में भी जाना गया। इतिहासकारक लक्ष्मीचंद के पुस्तक में लिखा गया है कि वहां पे रहने वाला प्रथम आदमी कथान नामक ब्राह्मण था, जिसके बाद उद्यानसर नाम का तालाब भी बंधवाया था। कुछ दस्तावेजों के अनुसार गांव पालीवाद ब्राह्मणों के कुलधर जाति के समूह द्वारा बसाया गया था, इसके लिए कुलधरा इसे कहा जाता है। कुछ लोग इसे कुलधरा या कुलधार भी कहते हैं। खैर, नाम में क्या रखा है, जो रखा है वो तो गांव में ही रखा है। पालीवाल ब्राह्मण यानी कि वो सुशिक्षित लोग, उन्होंने कुलधरा की बंजर भूमि पर अपनी बुद्धि और विद्या का पूरा इस्तेमाल किया। बंजर भूमि पर सिंचाई और प्रणाली की व्यवस्था स्थापित की गई। उसके परिणाम स्वरूप हर साल थोक फसल होने लगी। यहाँ मुख्य रूप से ज्वार, गेहूं और चना जैसे अनाज उगाए जाते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी फसल रेगिस्तान में उगाई जाती थी? फिर भी पाली वालों के लिए यह आम बात हो गई थी। वह गणित और वास्तुकला में भी पारंगत थे। कुछ घर बड़े थे और बाकी सामान्य निर्माण के थे। फिर भी सभी घर खिड़कियों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। घर की एक छोर से कोई संदेश भेजता तो वो तुरंत दूसरे छोर तक पहुंच जाता। गांव को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि गांव के बाहर से आने वाला कोई भी सामान्य आवाज 4 गुना तेजी से गूंजती थी, ताकि किसी भी परेशानी या बाहरी आक्रमण की स्थिति में लोगों पहले से ही सतर्क हो जाए। घरों को इस तरह से बनाया गया था कि उनमें हवा सीधी बहती थी, जिससे 45 डिग्री तापमान में भी यहाँ के घर ठंडे रहते थे। मिट्टी के बर्तन और कुछ आभूषण भी यहाँ मिले हैं। पालीवाल ब्राह्मणों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इतने सारे कुएं, एक वाव और एक कृत्रिम बांध भी यहाँ बनाया हुआ था। ऐसी अद्भुत सुविधाएं पालीवाल ब्राह्मणों की बौद्धिक क्षमता के पुख्त सबूत है। इन सब के अलावा एक और बात थी जिससे पालीवाल ब्राह्मण सबसे अलग तरीके के दिखते थे। कहा जाता है कि उनके पास कई अदृश्य शक्तियां और अलौकिक शक्तियां थी। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, कुलधरा के आसपास अन्य 83 गांव बस गए। कुलधरा की प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। दूर दूर से प्रदेश से इसका कारोबार होता था। दोस्तों, कई सालों तक इसकी समृद्धि बहुत रूप से बढ़ रही थी, लेकिन अंत में इस पर पनौती बैठी। कुलधरा की समृद्धि और प्रसिद्धि एक आदमी के आंख में कणों की तरह चुभने लगी। वह आदमी था जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह उन्मत्त स्वभाव का आदमी था। वह सोचता रहता था कि कुलधरा की अपार संपत्ति कैसे अर्जित की जाए। एक दिन की बात है, सलीम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था। वह अपने सेवकों के साथ गांव में घूम रहा था और गांव की जहाजलानी को देखकर उसको मनोमन जलन हो रही थी। अचानक उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। जैसा कि सदियों से होता जा रहा है, वैसा ही एक क्रूर शासक एक बार फिर लचीले रूप के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। यह मुरझाया हुआ फूल जो अभी अभी खिला था, उसको अपनी ही वासना में कुचलने का विकृत मजा लेने लग गया था। हालांकि अंत में वह दीवान था, जैसलमेर सिंह रियासत का दीवान, इसीलिए उसके आदेश का पालन करने के लिए लोगों को झुकना ही पड़ा। कुछ ही दिनों में दीवान सलीम सिंह का आदमी कुलधरा पहुंच गया। मुखिया और उन गांवों के अन्य रईसों को बुलाया गया और वो लड़की की शादी दीवान से करने की बात कही। तरह तरह के प्रलोभन दिए और आदेश की अवहेलना करने पर बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की भी धमकी दी गई। यह सब ग्रामीणों के लिए चौंकने वाला था। फिर भी उन्होंने बुद्धि से काम लिया। लड़की के पिता उसको बुलाया गया। पालीवाल ब्राह्मणों में नातेदारी विवाह की प्रथा थी। जनजाति के बाहर विवाह अस्वीकार्य थे। उन्होंने इसी कारण को आगे रखते हुए रिश्ते के लिए अनिच्छा व्यक्त की। एक और कारण भी यह हो सकता है
कि कुलधरा के निवासी समझ गए थे कि सलीम सिंह के साथ संबंध बढ़ाना यानी कि जहरीले सांप को दूध देना बराबर था। जो कुछ भी था, लेकिन दूतों को समझाते हुए उन लोगों ने उसे वापस भेज दिया। जवाब संदेश लेकर दूत सलीम सिंह के पास पहुंचा। स्वाभाविक रूप से सलीम सिंह की प्रतिक्रिया जल्द आई। उसने प्रतिशोध में कुलधरा पर भारी कर लगाया। कुलधरा के लोगों के लिए इतना ज्यादा कर देना मुश्किल था, लेकिन वे अड़िग रहे। सलीम सिंह के इस कदम का ज्यादा असर नहीं हुआ, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उसने फिर से ग्रामीणों को चेतावनी दी कि अगर वे अगली पूर्णिमा तक सलीम सिंह के लड़की को शादी नहीं कराने लगे तो वो गांव पर आक्रमण करेगा और लड़की को उठा ले भाग जाएगा। एक लड़की के लिए अपनी ही रियासत के सबसे ज्यादा कमाने वाले गांव पर आक्रमण करना मूर्खता है। फिर भी दीवान ने यह सब सोचने की शक्ति खो दी थी। उसे बस किसी भी तरह से अपनी जिद पूरी करनी थी। सत्ता के मामले में सलीम सिंह एक बात भूल गया था कि इस बार उनका मुकाबला पालीवाल ब्राह्मणों से पड़ा है। स्वाभिमान के लिए सिर झुकाने वाली प्रजाति एक क्रूर मांग के खिलाफ झुकती वाली नहीं थी। कुलधरा व आसपास के अन्य 83 गांवों के नेता की बैठक हुई। सबने दीवान के आदेश मानने के बदले में गांव छोड़ने का फैसला किया। 84 गांवों के लोग सिर्फ एक लड़की के लिए अपना मातृभूमि रोजगार छोड़ दे, भला ऐसा क्या? आज के समाज की स्थिति को देखते हुए उनकी मानसिकता हमसे 1000 कदम ऊंची मानना उचित होगा। प्रवास के लिए पूर्णिमा की रात तय की गई थी। हालांकि सलीम सिंह को अभी तक सबक नहीं सिखाया गया था। कुलधरा को छोड़ते समय पालीवालियों ने जो किया उसका असर आज भी महसूस होता है। वो लोग तो गांव छोड़ने वाले ही थे, लेकिन उन्होंने मंत्र तंत्र का प्रयोग किया ताकि भविष्य में कोई और यहाँ पर बस न सके। अंतिम दिनों में कुलधरा एक रहस्यमय मंत्र से गूंज उठा। अनेक कर्मकांड हुए, नियंत्रण दिए गए सभी अदृश्य शक्तियों को बुलाकर कुलधरा में बसाने के लिए। उन शक्तियों के प्रताप कुलधरा को सदा के लिए उज्जड़ जाना जाता था। दोस्तों, पूनम की रात थी। चांद की शीतल छाए रेगिस्तान पर मरहम बरसा रही थी। फिर भी आज कुलधरा की धरती अशांत थी। यहाँ के सबसे अमीर लोग अपनी मातृभूमि, यहाँ के अद्वितीय समृद्धि हमेशा के लिए छोड़ने के लिए जा रहे थे। वह लोग अपने साथ केवल उतनी ही चीजें ले गए जितनी उसको जरूरत थी। बाकी सामान और घरेलू सामान वही छोड़ दिया। छोटे और बीमार मवेशियों को भी वहीं पर छोड़ना पड़ा। सलीम सिंह के कुलधरा पर आक्रमण से पहले ही कुलधरा और उसके आसपास के अन्य 83 गांव रातों रात वीरान हो गए। दोस्तों, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने सामूहिक रूप से गांव छोड़ दिया था तो वो साल था 1825 का। कोई नहीं जानता है कि वो लोग यहाँ से निकलकर कहाँ गए। उनके बाद कुलधरा में कोई नहीं बस सका। समय के साथ अन्य 83 गांव के गांव भर गए। लोग यहाँ फिर से आकर बस गए, लेकिन एक गांव और एक किला हमेशा के लिए उज्जड़ हो गया। गांव है कुलधरा और दूसरा है खाबा का किला। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने गांव छोड़ना पड़ा। स्थानीय अमलदारों ने इस गांव को पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन वो भी विफल रहे। यदि वो कारण भूतों का हो या कोई दूसरा, वो तो भगवान ही जाने, लेकिन कुछ तो जरूर है। कुछ इतिहासकारों और विशेषज्ञों कुलधरा के पतन के लिए सलीम सिंह को बेकसूर ठहराते हुए कहते हैं कि कुलधरा का पतन अकाल के कारण हुआ था। पानी की कमी के कारण कृषि में गिरावट आई। कुलधरा के लोगों के लिए आय एक मुख्य खेती का स्रोत था, जो अंत में न रहता। लोगों ने गांव छोड़ दिया। कुछ लोग कुलधरा की वीरानी के लिए भूकंप को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके अनुसार बिना तेज भूकंप के खंडेरों से ऐसी स्थिति संभव नहीं है। कुलधरा में प्रवेश करते ही आपको एक तरह की बेचैनी महसूस होने लगती है। यहाँ का वातावरण गहरी निराशा से घिरा हुआ है।
शायद पालीवाल ब्राह्मणों को गांव छोड़कर कुछ ऐसा ही होने लगा होगा। अभी झाड़ियां उग गई है। गांव में कई कुएं हैं जिसके पानी का उपयोग लोग पीने के लिए और सिंचाई करने के लिए करते होंगे। घरों का निर्माण सरल है। कई घर मलबे में दबे गए हैं, लेकिन कई घर जो बड़े हैं जिसमें सफेद चूने की हल्की सजावट आज भी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ के निर्माण से यह कहा जा रहा है कि कुलधरा के निवासियों का आवास आसान था, क्योंकि घरों में सजावट और बाहरी से अधिक सुविधाओं को महत्व दिया गया था। इन सभी घरों की एक खास और आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि चिलचिलाती गर्मी में भी घर बुलबुले के बजाय ठंडा रहता। हाँ, लेकिन उनके अंधेरे कोने के कारण मन में कोई अनजाना डर भी पैदा होने के लिए तैयार था। दोस्तों, गांव में एक वाव है। यह वाव यहाँ की सबसे डरावनी जगह है और प्रेतवाधित भी। कहा जाता है कि दिन में शांत दिखाई देने वाला पानी रात में एक अलग ही मिजाज का रूप लेते लगता है। वाव में डूबने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। आमतौर पर डूबने वाले लोगों के शरीर सूख जाते हैं और सतह पर वापस आ जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डूबते हुए शरीर के मृतदेह पानी में तैरने के बजाय यहाँ डूब जाते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की विशेषज्ञ टीम इस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा के काफी स्रोत पाए गए हैं। यह जाने वाले लोग घबराकर कभी कभी तो उनके गले में भी खराश होने लगती है। गांव में विभिन्न पालिया और कुल 3 कब्रिस्तान बनाए गए हैं, जिनसे उनकी जीवन शैली के बारे में कई ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अन्य जगहों पर लोगों ने महिला और बच्चों का भूत देखा है। पानी लेने के लिए जा रही महिलाओं के कंगन और झंझार की सुरीली आवाज, लड़कों की चहचहाहट और धूल भरे गांव का माहौल बंद आंखों से कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और आपके सामने कोई नहीं होने पर भी ऐसी आवाजें सुनाई दे, तब हनुमान चालीसा याद आ जाती है। 200 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अब तक मिले सबूत काफी नहीं है। भविष्य में भी संभावना कम है, क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता है कि कुलधरा का रहस्य खुल जाए। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि वो शक्ति इंसान के ही पहुंच से बाहर है। यहाँ हर साल देश विदेश से हजारों तीर्थयात्री आते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों की गौरवशाली सभ्यता के और अवशेषों की एक झलक पाने के लिए, और कभी कभी वापस जाते समय कुछ अजीब अनुभव भी अपने साथ ले जाते हैं। आप राजस्थान जाओ, और अगर आपके पास समय है तो यहाँ जाने जैसा है। प्रेतबाधित होने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि एक बेटी के सम्मान के लिए इतना बड़ा बलिदान देने वाले लोग कितने विकसित और समृद्ध थे। हमारे वर्तमान समाज के प्रतिमान के साथ साथ गांव का इतिहास भी मुंह पर एक छिपा हुआ तमाचा है, जो हमारे तथाकथित नारीवाद के पाखंड पर हर बार वार करता है। हाँ, एक और बात ध्यान में रखना, यदि आप इतिहास के शौकीन हैं और अदृश्य शक्तियों के गपशप करना चाहते हैं, तो कच्छ ही नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा का आदर्श वाक्य यहाँ भी लागू हो जा रहा है कि कुलधरा नहीं देखा तो कुछ नहीं दिखा। दोस्तों, जय हिंद।